खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। यूरोपीय यूनियन और भारत के दरमियान एक तारीखी मुआहदा तय पाया। वज़ीर आज़म मोदी ने इस मुआहदे को तारीख का सबसे बड़ा मुआहदा करार दिया। आलमी सरमायाकारों को मुल्क के तवानाई शोबे में सरमायाकारी की वज़ीर आज़म मोदी ने दी दावत। इंडिया एनर्जी वीक 2026 से किया खिताब। मल्लिकार्जुन खड़गे ने गमोसा के मामले पर राहुल गांधी पर की जाने वाली तनकीदों को मुस्तरद कर दिया। कहा कि यह सब झूठ। मनरेगा मामले पर राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत पर की तनकीद। कहा कांग्रेस मजदूरों के हुकूक के लिए जद्दोजहद जारी रखेगी। एक मखसूस तबके की इबादत गाहों पर हमले के वाकयात। आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली इमरान हुसैन ने हमलों पर किया गहरी तशवीश का इजहार। यूरोपीय यूनियन और भारत के दरमियान एक तारीखी तिजारती मुआहदा तय पाया गया है। वज़ीर आज़म मोदी ने इस मुआहदे को नई दिल्ली की तारीख का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसे करार दिया। इससे मदर ऑफ ऑल डील्स यानी तमाम मुआहदों की मां करार दिया जा रहा है। दोनों फरीकैन ने स्ट्रेटेजिक दिफाई शराकतदारी के मुआहदे और मोबिलिटी एग्रीमेंट पर भी दस्तखत किए हैं, जिससे दिफा, सलामती और अफरादी कुव्वत के शोबों में ताउन मजीद मजबूत होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन की शराकतदारी दुनिया को मदद देगी। आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। आज 27 तारीख है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये एफटीए कर रहा है। And let me start with trade. Prime Minister, distinguished friend, we did it. We delivered the mother of all deals. We are creating a market of 2 billion people. And this is the tale of two giants, the world's second and fourth largest economies. Two giants who choose partnership in a true वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी सरमायाकारों को मुल्क के तवानाई शोबे में सरमायाकारी की दावत दी। उन्होंने कहा कि शोबा तकरीबन 500 अरब अमेरिकी डॉलर के सरमायाकारी के मौके फराहम करता है। इंडिया एनर्जी वीक 2026 से वर्चुअल खिताब में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान में तवानाई की तलब मुसलसल बढ़ रही है और आने वाले दिनों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनिंग हब बनने जा रहा है। साथियों, भारत आज हर सेक्टर में ग्लोबल पार्टनरशिप पर बहुत अधिक काम कर रहा है। मैं अगर एनर्जी सेक्टर की ही चर्चा करूं तो यहां एनर्जी वैल्यू चेन से जुड़े हुए अलग अलग क्षेत्रों में निवेश की बहुत संभावनाएं हैं। आप एक्सप्लोरेशन का ही क्षेत्र ले लीजिए। भारत ने अपने एक्सप्लोरेशन सेक्टर को काफी ओपन कर दिया है। आपको हमारे डीप सी एक्सप्लोरेशन से जुड़े समुद्र मंथन मिशन की भी जानकारी है। हम इस दशक के अंत तक अपने ऑयल एंड गैस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को $100 बिलियन तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य एक्सप्लोरेशन के दायरे को भी 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक विस्तार करने का है। इसी सोच के साथ हमारे यहां 170 से अधिक ब्लॉक्स को अवार्ड किया जा चुका है। अंडमान निकोबार का
बेसिन भी हमारी नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन होप बन रहा है। साथियों, हमने एक्सप्लोरेशन सेक्टर में काफी रिफॉर्म्स भी किए हैं। गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2026 का शानदार आगाज हुआ, जहां तवानाई के महफूज, पायदार और सस्ते मुस्तकबिल पर आलमी सतह पर गौर फिक्र किया जा रहा है। इस 4 रोज़ा आलमी तकरीब में पॉलिसी साजों, इंडस्ट्री लीडर्स, माहिरीन और सरमायाकार शरीक हैं। इंडिया एनर्जी वीक 2026 के पहले दिन 700 से ज़्यादा कंपनियों की नुमाइश, खुसूसी पॉलिसीज़ और नई शराकतदारियों के साथ आलमी तवानाई के मुस्तकबिल को नई सिमत देने का मजबूत पैगाम दिया जा रहा है। The 4 days event which is inaugurated आज सुबह Honorable Minister हरदीप सिंह पुरी जी के हस्ते वो इनाग्रेट हुआ। Honorable Prime Minister नरेंद्र मोदी जी की मैसेज से कार्यक्रम इनाग्रेट हुआ। अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 120 कंट्री इस इवेंट में पार्टिसिपेट हो रहे हैं। गोवा के लिए बड़ी गर्व की बात है, देश के लिए बड़ी गर्व की बात है। एनर्जी रिलेटेड ऑल दिस थिंग्स means the renewable energy, the solar energy, everything has discussed, deliberated in this type of events. Supervised by Engineers India Limited, and I've requested Chairman ONGC, who's here, who's the host, to take you all on a press tour of this facility one of these days. I think a little while ago it was 250 acres of barren land, and now it's slowly on its way to becoming a world-class conference tourism center, and if it's not already there, so warm welcome. I'm going to list out to you the major meetings I've had and the major agreements that have been signed. And then we'll have a little time for question and answer. I will not be here tomorrow because I have to be in Delhi for PM's roundtable for the CEOs, but I'm here in the 2 days after that. So we'll. मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि हिंदुस्तान यूरोपीय यूनियन आज़ाद तिजारती मुआहिदा 26 कैलेंडर साल के अंदर ही लागू होने का इम्कान है। पीयूष गोयल ने कहा कि मुआहिदा भारत के लिए एक शानदार कामयाबी है। उन्होंने तारीखी तिजारती मुआहिदे के मुज़ाकरात के इख्तिताम के बाद ये बात कही। I think every agreement stands on its own legs, and this is a wonderful agreement. It will be taken up for legal scrubbing on a fast-track basis, as we discussed today, and translated into 24 languages simultaneously. We do hope that we should be able to celebrate the entry into force of this agreement within calendar 2026. पार्लियामेंट के बजट इजलास से कबल दिल्ली में आज ऑल पार्टी मीट हुई। इजलास में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के फ्लोर लीडरान ने शिरकत की और अहम उमूर पर अपनी तजावीज़ पेश की। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि ये जारिया साल पार्लियामेंट का पहला इजलास से सदर जमहूरिया के खिताब के साथ इसका आगाज़ होगा। उन्होंने बताया कि 29 जनवरी को इक्तिसादी सर्वे पेश किया जाएगा, जबकि 1 फरवरी को मरकजी बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र से पहले ऑल पार्टी का फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक हुई। बहुत अच्छा सार्थक हम लोग का ये मीटिंग चला है। मैं सारे फ्लोर लीडर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं। टोटल 36 पॉलिटिकल पार्टीज के 52 लीडर्स का आज मीटिंग में अटेंडेंस हुआ है और हर एक पार्टी के फ्लोर लीडर का स्टेटमेंट, सजेशंस, ऑब्जर्वेशंस को हमने नोट किया है। हमने शुरुआत में सब पार्टियों से अपील किया है कि ये बजट सत्र है और साल का पहला पार्लियामेंट सेशन है, तो इसका शुरुआत देश का महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा संबोधित करेंगे। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन ने आज मुनक्किद होने वाले कैमल मेले का इफ्तिताह किया। इस तकरीब से उन्होंने खिताब भी किया। इस प्रोग्राम में बीजेपी के कायदीन ने भी शिरकत की।
कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईट होम में राहुल गांधी की जानिब से गामोसा पहनने के मामले में इल्ज़ाम लगाने वालों ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं उनको मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये सब झूठ है। वज़ीर दिफा और बीजेपी के कौमी सरबराह ने भी गामोसा नहीं पहना था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी ने गामोसा पहना था, लेकिन बाद में उन्होंने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया था। उन्होंने झूठे प्रोपेगेंडा के जरिए राहुल गांधी के इमेज को मुतासिर करने का भी इल्ज़ाम लगाया। देखिए, झूठ है। गमछा ऐसा तो डिफेंस मिनिस्टर नहीं पहने थे, उनके बीजेपी प्रेसिडेंट नहीं पहने थे। इन्हों तो गमछा पहनने के बाद हाथ में पकड़े थे। ये इसको ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहे जैसा कि राहुल गांधी पूरे ये अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेटों के खिलाफ और कल्चर के खिलाफ। अरे उस नॉर्थ ईस्ट कल्चर को तो वो चाहते हैं, और उन्होंने एक ही नेता है जिस नेता ने सब नॉर्थ ईस्ट आर्टिस्ट को हाथ मिलाया और अरुणाचल के एक आर्टिस्ट को गले लगा लिया। अगर वो फोटो देख सकते हैं, ये लोग फॉल्स प्रोपेगेंडा करके राहुल गांधी जी के इमेज को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। ये कभी सक्सेस नहीं होने वाले हैं। मैं खुद आई विटनेस हूँ। मेरा और राहुल गांधी जी का उन्होंने खुद ही इंसल्ट किया कि हमारे को तीसरे लाइन में बिठाया यहाँ पर, और हमारे सामने बच्चों को बिठाया, हमारे बाजू में स्टेट मिनिस्टरों को बिठाया, लाइन में खड़े वक्त भी स्टेट मिनिस्टर के लाइन में। और वो लोग इसके लिए माफी मांगना चाहिए। वो सब छोड़ के गमछा उन्होंने नहीं पहना, मैं नहीं पहना। अरे हम लोग सब पहन के ही गए थे। खाते वक्त वहां पर टेबल पे हाथ पे रखना पड़ता क्या सभी लोग? कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की सदारत में उत्तराखंड कांग्रेस लीडर्स का एक इजलास भी मुनक़िद हुआ। इजलास में कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी और के.सी. वेणुगोपाल और पार्टी के दीगर कायदीन ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक इजलास में तंजीमी उमूर और आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल हुआ। तो वहीं कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मनरेगा को लेकर एक बार फिर मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने दिल्ली में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए मनरेगा के कारकुनान, मजदूरों और आम लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने न सिर्फ स्कीम की मौजूदा हालत पर गुफ्तगू की, बल्कि हुकूमत पर इसे कमजोर करने का संगीन इल्ज़ाम भी आयद किया। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट सैयद नासिर हुसैन ने बजट इजलास से कबल अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बजट सेशन में मुतअद्दिद अहम कौमी व बैनुल अक़वामी उमूर को उठाएगी। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में SIR अरावली पहाड़ियों से मुतल्लिक मसाइल उठाए जाएंगे। सुनिए आप भी क्या कुछ कहा। श्री राहुल गांधी जी थे और सारे सीनियर लीडरशिप थी। उसमें बहुत सारे इश्यूज को हम लोगों ने डिस्कस किया। बजट का जो पहला पार्ट रहेगा, पहला फेज रहेगा, उसमें कौन से इश्यूज को टेकअप करना है और रेस करना है करके। सबसे बड़ा इशू जो एमर्ज होकर आया है मनरेगा का जो इशू है, जिसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया और उस इशू को इम्पोर्टेंस दे के इस पहले वाले सेशन में उसको हम लोग रेस करेंगे। उसके साथ में SIR का जो इशू है, पूरे देश भर में कई मेंबर्स अलग अलग स्टेट से जो आए थे, उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, किस तरह से SIR का एक्सेसेस हैवॉक क्रिएट किया, किस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट किया, किस तरह से वोटिंग राइट छीन रहे। तो ये डिस्कशन करने के बाद SIR के इशू को बहुत जोर शोर से हम लोग उठाने जा रहे हैं। उसके साथ में एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, खासकर अरावली वाला मामला है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट वाला मामला है, उसको हम टेकअप करेंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का इशू है, उस इशू को स्टेट वापस देने के जो मामला है उसको हम लोग पहले से उठाते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार उसको लगातार प्रॉमिस करने के बावजूद अब तक उसका स्टेटहुड वापस नहीं दिए हैं, तो उसको हम रेस करने वाले हैं। उसी के साथ में इंदौर में और अहमदाबाद में जो डेथ रिपोर्ट हुए हैं, जो इलनेस रिपोर्ट हुई, वो इश्यूज को, जो अर्बन गवर्नेंस की बात है, जो अर्बन क्लीनलीनेस की बात है, हाइजीन की बात है, उसको हम उस इशू को रेज करेंगे। उसके अलावा
जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू देश के सामने है, जो फॉरेन पॉलिसी का इशू, जहाँ पे टैरिफ्स की बात हुई है। लगातार यूएस थ्रेटन कर रहा है, रशियन ऑयल को लेके थ्रेटन कर रहा है। ये फॉरेन पॉलिसी में जो डिविएशन आ रहा है, जिससे हमारी इकोनॉमी पे लगातार जो मार पड़ रहा है, उसको हम साबिक मरकजी वजीर तारिक अनवर ने मुंसिफ टीवी से मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहले भी हुकूमत कांग्रेस को घेरती आई है, कांग्रेस मनरेगा हुकूमत को आगे भी घेरती रहेगी। साथ ही उन्होंने आज यूरोपीय यूनियन के साथ हिंदुस्तान में हुए मुआहदे की सताइश की और कहा कि हमें उम्मीद है कि इसके बेहतर नतीजे साबित होंगे। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद और रहनुमा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और साबिक मरकजी वजीर तारिक अनवर साहब। सर, आज पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो कांग्रेस पार्टी की उसमें मीटिंग हुई थी, उसमें आप भी शरीक हुए थे क्योंकि अब पार्लियामेंट नज़दीक शुरू होने वाला है, तो क्या क्या बातचीत हुई, थोड़ा सा बताएं। नहीं, उसमें यही है कि आने वाले बजट सेशन में बजट जब पेश होगा, अभी जो कहा नहीं जाता है किस तरह का बजट आएगा, तो बजट को उस हर तरह से नज़रिए से देखना होगा कि वो प्रो पुअर है कि नहीं, वो अनएम्प्लॉयमेंट के दूर करने के लिए कोई उसमें प्रावधान है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें उसमें हम लोग डिस्कस किए हैं। लेकिन अभी तमाम अपोजिशन पार्टी को अपने साथ लेकर चलना है, तो उसके लिए कल 10 बजे मीटिंग कांग्रेस प्रेसिडेंट ने और हमारे अपोजिशन लीडर राज्यसभा खड़गे जी ने बुलाया है, और उसमें बैठकर आगे की जो भी पॉलिसी तय करनी है उसमें तय की जाएगी। सर, कांग्रेस पार्टी मुस्तकिल मनरेगा जो स्कीम थी उसके खिलाफ जो है मुस्तकिल आवाज़ बुलंद करती आई, क्या आप लोग इस पर भी कुछ बात रखें? क्योंकि आपने जो खड़गे साहब बार बार कह रहे हैं कि हम लोग सरकार को घेरते रहेंगे, तो आप दोबारा फिर घेरेंगे? बिल्कुल, घेरने का काम तो चलता रहेगा। हम उसको तो हम राष्ट्रीय एक तरह से आंदोलन चला रहे हैं, और हमारे जो यूनिट सब है, डिस्ट्रिक्ट में है, ब्लॉक में है, वो सब इसको लेकर धरना, प्रोसेशन निकालना, मेमोरेंडम देना, ये सब काम चल रहा है। पार्लियामेंट में भी अभी जब बजट आएगा तो उस मौके पर दिल्ली हुकूमत के साबिक वजीर और आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली इमरान हुसैन ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दीगर बीजेपी रियासतों में एक मखसूस तबके की इबादतगाहों पर हो रहे हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि न सिर्फ इबादतगाहों को निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि बाज़ मुकामात पर बेगुनाह अफराद को शहीद किया जा रहा है। के लिए मौजूदा आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक रियासती वजीर और MLA इमरान हुसैन साहब। सर, जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर अभी रिसेंटली जिस तरह से दरगाह शहीद की गई है, बुल्ले शाह की दरगाह, हम ये देखते हैं कि मुस्तकिल ऐसी दरगाहें या ऐसी मस्जिदें मुस्तकिल शहीद की जा रही, क्या कहना चाहिए? देखिए, आप तो सब जानते हैं, आप तो सहाफ़ी हैं, आपको सब पता है कि आज किस मकसद के साथ क्या किया जा रहा है। खाली एक वोट बैंक को साधने के लिए एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, अब सिर्फ, और कुछ नहीं है। जी इमरान साहब, ये लापरवाही आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? कहीं ना कहीं इंतज़ामिया है उसमें, क्योंकि एक भीड़ आती है, भीड़ तंत्र एक दरगाह को शहीद कर देती है, मस्जिद को शहीद कर देती है, और ये ख़ास मखसूस तबके की जो इबादतगाह हैं उन्हीं को शहीद किया जाता है, क्या कहना चाहिए? नहीं, ये खाली पॉलिटिक्स हो रही है, इसके ऊपर एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, और ये बड़ा अफसोसनाक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया में कल 26 जनवरी थी, आप जानते हैं, तो वो सबको राइट देता है, सबको इक्वलिटी का राइट देता है, अपने मज़हब को मानने का राइट देता है, कपड़े पहनने का राइट देता है, और डेमोक्रेसी का राइट वही देता है। तो ये बहुत अफसोसनाक है। मैं आपके मुंसिफ टीवी के माध्यम से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, जैसे कि इमरान भाई ने अभी आपसे खिताब किया, सेम वही मेरा मैटर है। और ये जो इस वक्त सियासत खेली जा रही है, ये सिर्फ कुर्सी की सियासत है। बाकी अदरवाइज़ जो हम लोग आपस में प्यार मोहब्बत से मिल के रहते हैं कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं, हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा। लखनऊ यूनिवर्सिटी के तलबा ने आज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की इक्विटी गाइडलाइंस के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान तलबा ने कैंपस में जमा होकर नारेबाजी की और गाइडलाइंस को वापस लेने का मुतालबा किया। तलबा का कहना है कि यूजीसी की नई एक्टिविटी गाइडलाइंस से दाखिला फीस और रिजर्वेशन से मुतल्लिक पॉलिसियों पर मनफी असर पड़ेगा, जिससे पसमानदा और कमज़ोर तबकात के तलबा सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे। इल्ज़ाम लगाए कि हिदायत तालीमी मसावात के उसूलों के खिलाफ है। समुदाय में व्यापक असंतोष मानसिक दबाव
सुरक्षा की भावना। अरे भाई आगे मत ले जाओ यार। विश्वविद्यालय का जीवन समानता, साझा संसाधनों और सामूहिक अकादमिक संस्कृति प्रधारित होता है। छात्र एक ही मेस में भोजन करते हैं, एक ही कक्षा में अध्ययन करते हैं, एक ही मेज पर बैठते हैं, पुस्तकें एवं वहीं दूसरी जानिब दिल्ली में भी तुलबा ने यूजीसी के नए कवायद को काला कानून करार देते हुए एहतजाज किया। तुलबा ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाज किया और कहा कि कमीशन के जरिए जारी करदा नए कवायद की वजह से कैंपस में अफरा तफरी हो सकती है। ये काला कानून इसलिए है क्योंकि छात्र राजनीति छात्र संघ को बिल्कुल खत्म करने के लिए ये लाया गया है। इसमें फर्जी मुकदमे शिक्षकों के ऊपर और छात्रों के ऊपर होंगे। अगर किसी को किसी से खुन्नस है तो वो खुन्नस निकालने के लिए ये उपयोग होगा। छात्र आज तक कोई हमारे में आपसी भेदभाव नहीं रहा। यूजीसी में इक्विटी कमेटी बन रही है, उस इक्विटी कमेटी में हम लोग को इक्वालिटी कहाँ मिल रही है? ये यूजीसी का एक ऐसा काला कानून है जो इस राजपत्र में विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों को बांटने का काम कर रहा है। उनके अंतर्गत जाति भाव भेदभाव देश। रियासत तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात के स्केड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। रियासती इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कल से 30 जनवरी तक उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगी वसूल किए जाएंगे। रिटर्निंग ऑफिसर दिन 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक नामजदगियां कबूल करेंगे। 116 म्यूनसिपलिटियों और 7 म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों के इंतखाबात होंगे। That is exhibited. ఈ షెడ్యూల్ ద్వారా రేపటి నుండి నామినేషన్ మొదలవుతాయి. ఎలక్షన్ నోటీస్ ఆర్ఓలందరూ కూడా రేపు ఇష్యూ చేస్తారు. ఈ ఎలక్షన్ నోటీస్ని అనుసరించి నామినేషన్స్ యొక్క ప్రక్రియ 31వ తేదీ స్క్రూటినీ, దాని తర్వాత విత్డ్రావల్, తర్వాత పబ్లికేషన్ ఆఫ్ ది కంటెస్టింగ్ క్యాండిడేట్స్ 3వ తేదీ అవుతుంది. తదుపరి వాళ్ళు ప్రచారానికి వెళ్తారు. ప్రచారానికి వెళ్ళిన తర్వాత डेट ऑफ पोल 11వ తేదీ। खबर दिन भर में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ और देखिए अगली पेशकश बियॉन्ड बॉर्डर।